हेलो दोस्तों, फिजिक्स की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मात्रक से। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन और ताप का सेंटीग्रेड भी होता है, विद्युत धारा का एम्पियर। तो विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ का परिमाण मोल, समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, वेग मीटर प्रति सेकंड, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन। जूल किसका किसका होता है मात्रक? कार्य का, ऊर्जा का और ऊष्मा का भी मात्रक होता है। शक्ति का वाट। पारसेक ये किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। तो एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। एक नैनोमीटर बराबर 10 की घाते -7 सेंटीमीटर या फिर 10 की घाते -9 मीटर। मेगावाट किसका मात्रक है? बिजली का। तो 1 मेगावाट बराबर 10 की घाते 6 वाट। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। नॉट किसका मात्रक है? समुद्री जहाज की गति का। कैलोरी ऊष्मा का। सेंटीग्रेड तापमान। वोल्ट विभवांतर। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। मैक संख्या क्या होती है? तो किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु का वेग तथा ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाती है। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर। जल प्रवाह की दर क्यूसेक। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। तो 10 की घाते -3 मिलीग्राम, 10 की घाते -6 माइक्रोग्राम, 10 की घाते -9 नैनोग्राम, 10 की घाते -12 पिकोग्राम, 10 की घाते -15 फेंटोग्राम। अब कुछ जो मात्रक यंत्र होते हैं, मापक यंत्र और पैमाने, वो देख लेते हैं। तो अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो ये ऊंचाई का मापक यंत्र है जो मुख्यतः विमानों में प्रयोग किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा। एमीनोमीटर वायु का वेग। एंटीनोमीटर सौर विकिरण। एटोमोमीटर वाष्पीकरण। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण का सूचक यंत्र है। कैलिपर्स वस्तुओं का आंतरिक एवं बाह्य व्यास। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा है। कार्डियोग्राफ हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है ये क्रोनोमीटर, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा किया जाता है। कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाया जाता है। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी या फिर ऊंचाई। क्रायोमीटर एक प्रकार का ये थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन
आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि। डिलेटोमीटर, पदार्थों के आयतन में होने वाला परिवर्तन। डिप सर्किल, इसके द्वारा किसी स्थान के नति कोण, जो डिप एंगल होता है, उसका मान ज्ञात किया जाता है। डायनमो, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमोमीटर, बल, बल आघूर्ण या फिर शक्ति को मापा जाता है इससे। इलेक्ट्रोमीटर, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रोस्कोप, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इवेपोरीमीटर, वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर। फेदोमीटर, सागर की गहराई। फ्लक्स मीटर, चुंबकीय प्रवाह। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा। ग्रेविमीटर, गुरुत्वीय त्वरण। जायरोस्कोप, कोणीय वेग। हाइड्रोमीटर, द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोफोन, अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है। हाइग्रोस्कोप, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता में परिवर्तन को दर्शाता है। एप्सोमीटर, दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करके ऊंचाई का मापन किया जाता है। काइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। लैक्टोमीटर, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। लक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता। लिसीमीटर, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन। मैग्नेटोमीटर, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता का मापन। मैनोमीटर, द्रव या गैसों के दाब का मापन। माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम, ये अणुवीक्षण निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे से छोटे भागों में विभाजित कर सकता है। नेफोस्कोप, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा। ओडोमीटर, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी। पेरिस्कोप, पनडुब्बी के अंदर से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। फोनोग्राफ, इससे ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग तथा पुनरुत्पादन किया जाता है। फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता। पोटेंशियोमीटर, किसी सेल के ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन किया जाता है। पिक्नोमीटर, द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन। पायरीहीलियोमीटर, सौर विकिरण का मापन। पायरोमीटर, उच्च तापमान का मापन। साइक्रोमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता का मापन। रेन गेज, वर्षण की मात्रा का मापन किया जाता है इसमें। इसे यूडोमीटर, प्लो प्लोवियोमीटर या फिर ओम्ब्रोमीटर भी कहा जाता है। वर्षा की जो मतलब कितनी वर्षा हुई है, ये वर्षा की मात्रा, रेनफॉल का मापन किया जाता है। तो इन सब का रेन गेज, यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर तथा ओम्ब्रोमीटर, इन सब से किया जाता है। रेडियोमीटर, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन। रिफ्रैक्टोमीटर, अपवर्तनांक का मापन। सेलिनोमीटर, किसी विलयन की लवणता का मापन। सोलेरीमीटर, सौर विकिरण की तीव्रता का मापन। सेक्रीमीटर, बिना शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन। सेक्सटेंट, ये दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन। इसका जो प्रयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने में किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर, रक्त दाब, जो रक्तचाप होता है, उसका मापन।
स्टेथोस्कोप हृदय की गति को सुनने में प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण। टैकोमीटर इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन किया जाता है इसमें। इसका प्रयोग मुख्यतः ऑटोमोबाइल तथा विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता का मापन। विंड वेन पवन की दिशा का मापन। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग समुद्र के भीतर छिपी वस्तु जैसे पनडुब्बी तथा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस प्रकार की तरंगों को नीचे भेजा जाता है? पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है। अब है रडार। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने की एक प्रणाली है। इसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति को नापने वाला यंत्र। यांत्रिकी देखते हैं। तो पिंडों पर बल लगाने या विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? यांत्रिकी। भार क्या होता है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होता है वो उस वस्तु का भार कहलाता है। और द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, वो कहीं पे भी चली जाए वस्तु, और इसे m से व्यक्त किया जाता है। दूरी जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई उसकी वास्तविक दूरी कहलाती है। विस्थापन ये प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। नोट दूरी में केवल परिमाण होता है जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। न्यूटन की गति के नियम देखते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वो गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु विराम या गतिमान होती है तो ये जड़त्व के कारण होता है। फिर दूसरा नियम क्या है न्यूटन की गति का कि प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? जब कभी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। मतलब सीधा है कि हम जैसे किसी चीज़ पे कोई बल लगाएं तो वो चीज़ भी हमारी तरफ उतना ही फोर्स लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। संवेग मोमेंटम। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि जब दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो समुदाय का जो संयुक्त संवेग होता है वो स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक, जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के नियम पर ही काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा ये किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ये दो प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है ये देख लेते हैं। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न हुई हो वो गतिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की स्थिति या दशा के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु बल लगाकर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाती है
तो उस दौरान किया गया कार्य ही उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू में खड़ा है, तब वो चाहे गहरी सांस ले, अंदर ले या फिर सांस को बाहर छोड़े, दोनों ही स्थिति में तराजू की जो रीडिंग है वो क्या होगी, घट जाएगी। अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का जो वजन है वो कम दर्शाया जाएगा। ट्रेन में बैठे व्यक्ति का सिर ट्रेन के चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है स्थिरता के जड़त्व के कारण। ठीक, स्थिरता के जड़त्व के कारण। अब हम लोग गुरुत्व के अधीन कुछ नियम पढ़ते हैं। तो केपलर का ग्रहों की गति से संबंधित नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार परिपथ में चक्कर लगाते हैं। केपलर का जो प्रथम नियम है उसमें बताया गया है, तथा सूर्य इन कक्षाओं के फोकस पर होता है। अब केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है? सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। अतः जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, और जब वो पास होता है सूर्य से तो उसकी चाल अधिकतम प्रतीत होती है। केपलर का तीसरा नियम क्या है? किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूले से समझते हैं। F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सरल आवर्त गति देखते हैं। तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। ब्रह्मगुप्त जो थे वो गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ थे तथा खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी, और इन्होंने न्यूटन से पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अंतरिक्ष में निर्वात होता है, मतलब वहाँ कोई हवा होती नहीं अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्व बल ना होने के कारण व्यक्ति सीधा नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता नहीं है। गुरुत्व बल के अभाव के कारण ही जब अंतरिक्ष यान से कोई सेब बाहर छोड़ा जाता है तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही गति करने लगता है। गुरुत्व केंद्र क्या होता है ये देख लेते हैं। ये वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल के अंदर से होकर गुजरती है। ठीक है, इसीलिए पीसा की मीनार अभी तक गिरी नहीं है, क्योंकि उसकी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके तल के अंदर ही है अभी। जिस दिन तल के बाहर निकल जाएगी पीसा की मीनार गिर जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल अभी लगता है उसका चौथा भाग ही शेष बचेगा। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है? 1/6। भारहीनता का क्या मतलब होता है? ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। रेडियम तत्व की खोज किसने की थी? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्स किरणें विलहेल्म रॉन्टजन।
चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की इस गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है। हम लोग गति करते नहीं हैं, तो पृथ्वी की उसी गति के साथ हम भी घूमते रहते हैं, तो इसीलिए हमें पता नहीं चलता। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे क्यों नहीं गिरता? वो इसलिए नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। उपग्रह अपनी कक्षा में अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लोलक की कलावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। तो लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका जो आवर्तकाल होता है वो भी बढ़ जाता है, जिस कारण लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लड़की झूले पर बैठी है, तो जैसे कोई लड़की झूले पर बैठी है, तो झूले पर बैठी होने की स्थिति में मतलब बैठी है, अब बैठ के झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर, अचानक से झूले में खड़े हो जाए, तो खड़े हो जाने पर लोलक की जो प्रभावी लंबाई है वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी। अब जब लंबाई कम हो जाएगी, जिस कारण उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। जो पेंडुलम घड़ी होती है वो तीव्र गति से चल सकती है। कब? शीतकाल में, क्योंकि इसका आवर्तकाल उस समय कम हो जाता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है वो इससे ज़्यादा होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल रुक नहीं पाता। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।